टुडे इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिमेनिंग हिस्ट्री पार्ट है। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ डीएनए बायोकेमिस्ट्री। सो हमने बताया था कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो कंसर्न करती है बायोकेमिस्ट्री के साथ में भी। सो हिस्ट्री ऑफ डीएनए बायोकेमिस्ट्री की क्या है? फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए में वर्किंग इन 19th century द बायोकेमिस्ट इनिशियली आइसोलेटेड डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था? डीएनए एंड आरएनए को आइसोलेट किया था सेल के न्यूक्लियस में से, ठीक है। एंड बट दे रियलाइज लेटर द न्यूक्लियोटाइड वर ऑफ टू टाइप। बट उन्होंने बाद में ये फाइंड आउट किया कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, राइबोसोम्स एंड डीऑक्सीराइबोसोम्स, ठीक है। सो इन दो टाइप्स में जो हमारे पास डीएनए दैट इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद इट वाज दिस सब्सिक्वेंट डिस्कवरी दैट लेड टू द आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ द डीएनए एज द डिस्टेंस फ्रॉम आरएनए। सो उन्होंने क्या किया? उसके बाद आइडेंटिफाई किया आरएनए और डीएनए की सेपरेशन की और उनकी नेमिंग की, ठीक है, बाद में। बिकॉज राइबोज न्यूक्लियस है, अगर राइबोज प्रेजेंट है उसमें न्यूक्लियोटाइड तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। इफ डीऑक्सीराइबो प्रेजेंट है तो डीएनए कहलाएगा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। सो डबल हेलिक्स मॉडल में हमारे पास टू साइंटिस्ट थे, दैट इज माइशर इन 1844 एंड 1895 डिस्कवर्ड अ सब्सटेंस ही कॉल्ड न्यूक्लियन, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियन एक सब्सटेंस डिस्कवर किया था 1869 में। समवट लेटर द आइसोलेटेड अ प्योर सैंपल। फिर उन्होंने एक प्योर सैंपल आइसोलेट किया था जिसको बोलते हैं डीएनए फ्रॉम अ स्पर्म ऑफ साल्मन। मतलब सबसे पहले उन्होंने जो डीएनए आइसोलेट किया था जिस साइंटिस्ट ने साल्मोन से किया था, ठीक है। थोड़ा जल्दी ज्वाइन हुआ करो स्टूडेंट्स। ठीक है। एंड इन 1889 हिज प्यूपिल रिचर्ड एलमंड नेम्ड इट न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फिर 1889 में हमारे पास रिचर्ड एलमंड थे, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड इसको नेम दिया था, ठीक है। दिस सब्सटेंस वाज फाउंड टू एग्जिस्ट ओनली इन अ क्रोमोसोम। आपको पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। सो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ क्रोमोसोम में ही फाइंड हो रहा है। नेक्स्ट, इन 1929 the Phoebus Lavinia at the Rogers Institute identified the compound, the 4-base sugar and phosphate chain। फिर ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि बेसिस और शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एंड फॉस्फेट चेन प्रेजेंट होती है किसके अंदर? डीएनए और आरएनए के अंदर। एंड श्योर दैट द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए वर लिंक्ड इन द ऑर्डर फॉस्फेट शुगर बेस। किस ऑर्डर में ये आपस में ज्वाइन होते हैं? दैट इज फॉस्फेट सबसे पहले, फिर शुगर, फिर बेस। ही कॉल्ड ईच ऑफ दीज यूनिट एज अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो न्यूक्लियोटाइड में जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं फॉस्फेट, शुगर, बेस। वो इसी अलाइनमेंट में आपको कंबाइन होकर मिलेंगे। एंड सजेस्टेड द डीएनए मॉलिक्यूल कंसाइडेड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एंड डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या होता है? वो स्ट्रिंग होता है न्यूक्लियोटाइड का। मीन्स डीएनए इज अ डबल हेलिक्स मॉडल होता है। सो उसमें एक स्ट्रिंग एक न्यूक्लियोटाइड की and second is another nucleotide unit linked together through a phosphate group। तो वो किससे दोनों जो हमारे पास स्ट्रैंड्स होते हैं वो किसके साथ ज्वाइन होते हैं? थ्रू अ फॉस्फेट ग्रुप के साथ में, विच आर बैकबोन ऑफ द मॉलिक्यूल। However, the Levenia thought the chain was short and the base repeated in the same fixed order। उन्होंने बताया कि मॉलिक्यूल्स में जो हमारे पास बेसिस है उनकी रिपीटिशन हो रही थी। मीन्स बेसिस है वो रिपीट हो रहे थे आफ्टर सेम, मीन्स फिक्स्ड ऑर्डर के बाद उनकी रिपीटिशन हो रही थी। मीन्स अगर हमारे पास दैट इज थायोनाइन है, एडिनाइन है, तो ये सारी चीज़ें एक फिक्स्ड पैटर्न था जो अपने आप को रिपीट कर रहा था, ठीक है। टार्बोजन, कैम्सन एंड इनर हर्मिस्टन शोड दैट द डीएनए वाज अ पॉलीमर। इन्होंने बताया कि जो हमारे पास डीएनए है वो एक पॉलीमर, ये साइंटिस्ट ने बताया कि डीएनए पॉलीमर है। इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो आपस में ज्वाइन होते हैं थ्रू अ फॉस्फेट लिंकेज। एंड देन क्रोमोसोम एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनके बारे में बताया हमारे पास मैक्स गलबर्ग, कॉली एंड कार्ल जी जिमर पब्लिश द रिजल्ट इन 1935। इन्होंने क्या किया?
1935 में रिजल्ट पब्लिश किया, सजेस्टिंग दैट द क्रोमोसोम्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। इन्होंने बताया जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ विच कैन बी चेंज्ड बाय द ट्रीटमेंट विद एक्सरेज, ठीक है। जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो ट्रीटमेंट करते हैं अगर हम, तो उसके साथ उनकी क्या होती है, स्ट्रक्चर चेंज होती है, जो हम कैसे करते हैं, बाय अ एक्सरे प्रोसेस होती है, एंड दैट बाय सो चेंजिंग देयर स्ट्रक्चर इट विल पॉसिबल टू चेंज द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स गवर्न्ड बाय दोज क्रोमोसोम। सो उनके अंदर जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, मीन्स पेरेंट टू न्यू जनरेशन, जो हमारे पास क्रोमोसोम शिफ्ट होते हैं तो उनमें इनहेरिटेंस आ जाती है, मीन्स चेंजेस आती हैं, म्यूटेशन आती है, तो उससे हम न्यू डॉटर सेल ऑब्टेन कर सकते हैं। In 1937, the William Astbury produced the first X-ray. तो first X-ray जो diffraction है, that is produced by Astbury. Pattern from DNA, he was not able to propose the correct structure. ठीक है, उसने इसकी स्ट्रक्चर जो है मतलब करेक्ट नहीं बताई थी, बट द पैटर्न शो दैट द डीएनए हैड अ रेगुलर स्ट्रक्चर। बट उन्होंने ये बताया था कि डीएनए के अंदर एक रेगुलर स्ट्रक्चर होती है। रेगुलर स्ट्रक्चर मीन्स उनके अंदर एक फिक्स पैटर्न होता है जो ऑलरेडी पहले भी डिस्कवर हो चुका था, एंड देयरफॉर इट माइट बी पॉसिबल टू डिड्यूस व्हाट देयर स्ट्रक्चर वाज। सो दिस इज द एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे स्पॉट होती है फ्रॉम इंसिडेंट डेज एंड स्पॉट फ्रॉम डिफ्रैक्शन एक्सरे फोटोग्राफिक प्लेट। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सरे की ट्यूब होती है, उससे क्या होती है, लाइट एमिट होती है। लाइट अबाउट 10,000 टू 40,000 वोल्ट्स की होती है। फिर एक लेड की स्क्रीन आती है, लेड की स्क्रीन से वो स्क्रीन आउट होके वो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। सो दैट इज उसके ऊपर पड़ती है, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर जब वो पड़ेगी। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। सो इस स्ट्रक्चर से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर है वो इसके ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। दैट इज द फोटोग्राफिक प्लेट। जो आपने देखा होगा जब हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो यही है कि वो हमें फ्रंट में जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रंट में रुकवाते हैं, तो पीछे वहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी होती है। तो एक्सरे के साथ हमारी पूरी बॉडी में जो बोन्स होती है उनकी स्ट्रक्चर इसमें रिफ्लेक्शन होती है। सो इन 1943 that is the scientist is known as Oswald Theodore Avery and a team of scientists discovered the traits proper to the smooth form of the Pneumonius could be transferred to the rough form of the same bacteria merely by making the killed smooth form available to live rough form। मतलब इन्होंने क्या किया था, हमारे पास रफ फॉर्म बताई थी बैक्टीरिया की फ्रॉम किलिंग होने, मतलब किल करके इन्होंने स्मूथ हमारे पास जो बैक्टीरिया थे उनको किल करने के बाद बताया था कि हमारे पास रफ हमारे पास बैक्टीरिया आए थे। सो दैट इज कॉल्ड, तो उस मतलब वो स्मूथ नहीं थे, वो रफ थे बैक्टीरिया हमारे, ठीक है। सो अवेलेबल टू लाइव रफ फॉर्म, मतलब लाइव रफ फॉर्म में मीन्स आर फॉर्म में थे। क्वाइट अनएक्सपेक्टेडली, मतलब वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे पास स्मूथ नहीं आएंगे, हमारे पास दूसरे बैक्टीरिया आएंगे, दैट इज द रफ। सो द लिविंग आर नोमनस बैक्टीरिया वाज ट्रांसफर्ड इनटू द न्यू स्ट्रेन्स ऑफ एस फॉर्म। फिर उन्होंने क्या किया, आर फॉर्म को उन्होंने एस फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया, न्यू स्ट्रेन ऑब्टेन किया जिसमें हमारे पास उसकी केमिस्ट्री चेंज करने का एक प्रॉपर्टीज होती है न्यू स्ट्रेन के अंदर। सो उन्होंने इसलिए इसको आर फॉर्म को एस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड देन ट्रांसफर एस बैक्टीरिया फाइंड टर्न्ड आउट टू बी हेरिटेबल। सो इससे हमारे पास क्या हुआ, आर कैरेक्टर से हमने एस कैरेक्टर को हेरिटेबल कर दिया। So the Avery called the medium of transfer of traits the transforming principle. They identified DNA as a transforming principle. इन्होंने क्या किया, मीडियम ऑफ ट्रांसफॉर्म, जो मीडियम है मतलब ट्रेट्स को ट्रांसफर करने, मीन्स क्रोमोसोम कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल कौन है, दैट इज डीएनए। सो इन्होंने ये डिस्कवर किया अवेरी ने। ही इजेंशियली रेडिक द फ्रेडरिक चैप्लिन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसको क्या किया, री एडिट किया। इन 1943 द हर्शे एंड मार्टिना चेज डिड एन एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज एक्सपेरिमेंट जो इन दोनों ने ज्वाइन किया था। सो दैट इज कॉल्ड हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट।
that showed in T2 phase that the DNA in the genetic material Hershey shared the Nobel Prize. So this T2 phase जो है इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे जेनेटिक्स में. सो इससे आपको ये पता होना चाहिए कि ये इनकी मेयोसिस मियोटिस की एक स्टेज होती है जहाँ पे उन्होंने बताया कि डीएनए जो है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल हो. ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मींस दैट इज ट्रांसफरिंग द क्रोमोसोम फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. सो डीएनए इज द रिस्पॉन्सिबल थिंग. नेक्स्ट इज एक इसके बाद दैट इज अ फ्रैंक क्रिक्स स्केच ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का डबल हेलिक्स पैटर्न आया. सो वो ऐसा दिखता है. सो दिस इज ओनली द जनरल कैटेगरी. उसने सिर्फ इमेजिन किया कि ऐसा दिखता होगा वो. नेक्स्ट डिस्कवरी. तो स्ट्रक्चर कैसे इन्होंने डिस्कवर की वो बता रहे हैं. इन 1950s the three groups made it their goal to determine the structure of DNA. तीन ग्रुप बने. इन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका मेन एम यही था कि हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है. द फर्स्ट ग्रुप ने क्या स्टार्ट किया, टू वाज एट द किंग्स कॉलेज लंदन and was led by the Mercury Wilson and was later joined Rosen. तो ये तीन साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, एक ग्रुप में ज्वाइन किया और इन्होंने डिस्कवरी के ऊपर अपना काम करना शुरू कर दिया. अनदर ग्रुप में हमारे पास क्रिक्स एंड वैटसन थे, ठीक है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने अपना काम शुरू किया. और थर्ड ग्रुप में कैटालैक एंड लाइनस पॉलिंग, इन दोनों ने अपना काम शुरू किया. सो क्रिक एंड वाटसन जो कि हमारे पास ये तो सेकंड ग्रुप था, उन्होंने क्या बताया, बिल्ड अ फिजिकल मॉडल यूजिंग द मेटल रोड. उन्होंने एक फिजिकल मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने मेटल रोड यूज की एंड बॉल्स यूज की, ठीक है, इन विच दे इनकॉर्पोरेट नॉन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. उन्होंने क्या किया, बॉल्स और रॉड्स की हेल्प से उन्होंने एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनाई, एज वेल एज इन ऑन द पोजिशन ऑफ लिंकेज ज्वाइनिंग वन न्यूक्लियोटाइड टू अनदर न्यूक्लियोटाइड. मीन्स जैसे आपने बॉल एंड स्टिक मॉडल देखा हुआ, तो वैसे ही ये क्रिक मॉडल ने यही बताया था कि उन्होंने रॉड्स और बॉल्स को ज्वाइन करके, जैसे हम केमिस्ट्री के अंदर स्टीरियो मॉडल्स बनाते हैं, वैसे ही रॉड्स एंड बॉल्स के यूज करके इन्होंने एक मॉडल तैयार किया जो कि किसकी स्ट्रक्चर बता रहा था, दैट इज न्यूक्लियोटाइड की. एट द किंग्स कॉलेज मर्क्यूरी, फिर ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एग्जामिन किया एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए फाइबर्स. मींस एक्सरे अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको एक्सरे फाइंड आउट करते हैं तो आपको उसकी स्ट्रक्चर में जितने मॉलिक्यूल्स है कैसे अरेंज है तो वो हमें पता चलते हैं, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था. ऑफ द थ्री ग्रुप्स ओनली द लंदन ग्रुप वाज एबल. कहता जो इन तीनों, जो हमारे पास तीन ग्रुप थे, ये वाला लंदन वाला, वैटसन एंड क्रिक वाला एंड पॉलिंग वाला. सो इन तीनों ग्रुप में से जो लंदन वाला ग्रुप था वाज एबल टू प्रोड्यूस ए गुड क्वालिटी डिफ्रैक्शन पैटर्न. लंदन ग्रुप ने क्या किया था, गुड क्वालिटी डिफ्रैक्शन पैटर्न शो किया था एंड दस प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वांटिटेटिव डाटा अबाउट द स्ट्रक्चर. मींस उन्होंने क्वांटिटेटिव डाटा दिया था स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होगा, हमारे पास बेस होगा, हमारे पास शुगर होगी. सो दैट आर द मेन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए. उसके बाद है हेलिक्स स्ट्रक्चर. सो हेलिक्स स्ट्रक्चर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इसमें क्या होता है, इन 1948 पॉलिंग ने डिस्कवर की थी दैट मैनी प्रोटीन इंक्लूडिंग इन हेलिकल, ठीक है, जो हमारे पास ये हेलिकल मॉडल है, डबल हेलिक्स इसीलिए कहते हैं बिकॉज दो स्ट्रैंड्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जो आपस में ज्वाइन होते हैं विद द बेस एंड योर शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. सो तीनों चीजें आपस में ज्वाइन होके ये तीनों किसको ज्वाइन करती हैं, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल हेलिक्स मॉडल. and discovered that many protein included helical alpha helix shape. तो इन्होंने ये बताया कि इसमें अल्फा हेलिकल शेप होती है इसकी, ठीक है. Pauling had deduced this structure from X-ray pattern and form attempt to physically model the structure. So उसने ये कैसे डिस्कवर किया, थ्रू अ एक्सरे पैटर्न, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से उसे इसकी स्ट्रक्चर मिल गई थी. There remained the question of how many strands come together. तो उन्होंने एक क्वेश्चन उनके मन में अराइज हुआ कि कितने स्ट्रैंड्स हो सकते हैं. हो सकता है जो मेरे को ये सिंगल दिख रहा है डबल भी हो सकता है,
ठीक है. So whether this number was the same for every helix, whether the base pointed toward the helical axis or away, ultimately what was the exploited angle and coordinates of all bonds and atom. ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि सिंगल स्टैंड हो. उनके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ कि डबल स्टैंड है तो हो सकता है इस स्टैंड के अंदर भी 2-3 स्टैंड्स हो. ठीक है, सो ये क्वेश्चन उनके मन में अराइज हुए. सच क्वेश्चन मोटिवेट द मॉडलिंग एफर्ट ऑफ वाटसन एंड क्रिक. फिर इस क्वेश्चंस ने क्या किया, इनको मोटिवेट किया, वाटसन एंड क्रिक को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि अब हमें इसकी स्ट्रक्चर आगे फाइंड आउट करनी चाहिए. कैसे? द कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स. तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आए. इन देयर मॉडलिंग वाटसन एंड क्रिक रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ टू व्हाट दे सॉ एज केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिजनेबल. ठीक है, इन्होंने क्या किया अपनी मॉडलिंग में, ये जो दोनों साइंटिस्ट थे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया कि वट दे सा एज ए केमिकली एंड बायोलॉजिकल रीजनेबल. मतलब जो भी हमारे पास है वो केमिकली और बायोलॉजिकल रीजनेबल होना चाहिए. मीन्स केमिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो भी रीजन होना चाहिए उसका, और बायोलॉजी उनके अंदर क्या है उसका भी रीजन होना चाहिए. The breakthrough occurred in 1952 when Irving Chargaff visited Cambridge and inspired Crick with the description of experiment Chargaff and published in 1947. फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़े इसमें उन्होंने एक मतलब एक उनकी डिस्कवरी में मोड़ नया मोड़ आया जब उन्होंने 1952 में चार्गफ ने अपनी जो थ्योरी थी उसको डिस्क्राइब की. फिर उन्होंने बताया क्या उन्होंने डिस्क्राइब किया. द चार्गफ हैड observed that the proportions of the 4 nucleotides varied between one DNA sample and the next. ठीक है, तो उन्होंने ये बताया जो हमारे पास चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड्स है वो वेरी होते हैं वन डीएनए सैंपल एंड नेक्स्ट डीएनए सैंपल के बीच में, बट दैट फॉर पर्टिकुलर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. मतलब ये हर एक डीएनए में नहीं होगा, वो आपको एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में ही मिलेगा. सो कौन कौन से ग्रुप मिलते हैं उन्हें, जैसे एडिनाइन एंड थायामाइन है, ये आपस में कंबाइन हो गए, हमेशा एडिनाइन थायामाइन के साथ कंबाइन होगा. एंड गुआनिन इज ऑलवेज reacting with the cytosine. The two nucleotides are always present in the equal proportions. ठीक है. Then using the X-ray diffraction as well as the other data from Rosen-Perkin and her information, the bases were paired. उसके बाद क्या हुआ कि एक्सरे डिफ्रैक्शन की हेल्प से उन्होंने बताया कि हमारे पास जो बेसिस है वो पेयर होंगे. ठीक है, जो मैंने ये बेसिस बताए थे आपको, एडिनाइन, गुआनिन, थायामाइन, साइटोसाइन. ठीक है, सो ये सबसे पहली बात, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए और ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए. तो ये उन्होंने बताया कि ये जो है बेसिस पेयर्ड होंगे. पेयर्ड मीन्स एक बेस के एडिनाइन के साइड हमारे पास कौन सा था, दैट इज थायामाइन, और गुआनिन के साइड साइटोसाइन प्रेजेंट होगा. सो वो पेयरिंग में होंगे हमेशा, इनके साथ बॉन्ड लगा होगा. James D. Watson and Crick arrived at the first accurate model of DNA molecule structure in 1953, which was accepted through the inspection by the Ronald Franklin. ठीक है, उसके बाद उन्होंने इंस्पेक्शन की, इस जो मॉडल था इसकी इंस्पेक्शन हुई बाय फ्रैंकलिन ने. सो इन 62 वैटसन, क्रिक एंड मैरी विल्किंस जॉइंटली रिसीव द नोबेल प्राइज. फिर इन तीनों को क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला फॉर दियर डिटर्मिनेशन, जो उन्होंने स्ट्रक्चर डिफाइन की हमारे डीएनए की. ठीक है, सो नोबेल प्राइज मिला इनको. कौन से ईयर में, 1962 में. द क्रिक एंड वाटसन डीएनए मॉडल बिल्ट इन 1953. ये जो हमारे पास ये वाला मॉडल था ये 1953 में बिल्ड हो गया था, बट इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया लार्जली फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पीसेस इन 1973 एंड डिनोटेड टू द नेशनल साइंस म्यूजियम इन लंदन. और ये हमारे लंदन में नेशनल साइंस म्यूजियम में अभी भी डीएनए का मॉडल वहाँ पे प्रेजेंट है. सो क्वेश्चन यहाँ पे एक अराइज होता है कि रिजल्ट क्या निकला एंड में. ठीक है, सो आंसर इन द नेक्स्ट स्लाइड. द सेंट्रल डोगमा के एंड में हमारे पास क्या क्या चीजें निकल के आई हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हिस्ट्री में. सो वाटसन एंड क्रिक मॉडल अट्रैक्टेड ग्रेट इंटरेस्ट इमीडिएटली अपॉन इट्स प्रेजेंटेशन. सो उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट किया हम पूरे ह्यूमन बींग्स का कि दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट द डीएनए मॉडल. अराइविंग एट देयर कंक्लूजन, उन्होंने अराइव मतलब कंक्लूड कब हुआ, फरवरी 21, 1953 में. Watson and Crick made their first announcement on February 28
इन द इन्फ्लुएंस प्रेजेंटेशन। सो उन्होंने 28 को अनाउंसमेंट कर दी थी कि हमारा मॉडल तैयार है, ठीक है। सो इन्फ्लुएंस द प्रेजेंटेशन उन्होंने दी थी 1957 में। क्रिक लेड आउट द सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। क्रिक ने क्या किया था, सेंट्रल डॉगमा एक एक्सपेरिमेंट था, उसको उन्होंने परफॉर्म किया, प्रेजेंटेशन दी इसके ऊपर, विच फोरटोल्ड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन। तो इस सेंट्रल डॉगमा के अंदर क्या कंक्लूजन था कि डीएनए और आरएनए के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड उनके प्रोटीन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड attributed द सीक्वेंसेस हाइपोथेसिस, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, सीक्वेंस हाइपोथेसिस के बारे में उनको बताया। सो दैट वाज द सेंट्रल डॉगमा उन्होंने जो परफॉर्म किया था, ठीक है। द क्रिटिकल कंफर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, ठीक है। क्रिटिकल कंफर्मेशन मीन्स कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्मेशन, जैसे हमारे पास केमिस्ट्री में होती है ई कंफर्मेशन, जेड कंफर्मेशन, सो दैट इज द स्पेशल अरेंजमेंट होता है एटम्स का, ठीक है, इन अ 3D स्ट्रक्चर। So that is the critical confirmation of replication mechanism. So replication मतलब replicate कैसे करता है हमारा DNA, मीन्स एक DNA स्ट्रैंड है हमारे पास, ठीक है, वो दूसरे DNA स्ट्रैंड में replicate कैसे करता है, ठीक है। So that replication mechanism that was implicated by a double helical structure followed in 1958 in the form of Mendelian cell experiment, ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि हमारे पास जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसके वजह से रेप्लिकेशन में कैसे वो डिवीजन करती है, मींस उसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन में क्या होता है कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड एक सेल को जाता है, दूसरे स्ट्रैंड को दूसरा। सो एक जो होता है उसकी क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेशन के बाद दूसरे की भी डुप्लीकेशन। सो ये एक अलग डीएनए बनाएगा और दूसरा अलग डीएनए, मतलब दो स्ट्रैंड्स है वो उसकी सबसे पहले बॉन्डिंग ब्रेक होगी, वो ब्रेक होगी बाय द एंजाइम्स। उसके बाद सिंगल सिंगल स्ट्रैंड अलग अलग डॉटर सेल्स में जाएगा, सो दैट विल गिविंग द एप्लीकेशन मैकेनिज्म। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है, जो कि मेंडेलियन सेल एक्सपेरिमेंट में हमें पता चलेगा। The work by Crick and co-workers showed that the genetic code was based on, फिर हमारे पास इनके जो co-workers थे वैटसन एंड क्रिक के, उन्होंने बताया जो जेनेटिक कोड है, द जेनेटिक कोड वाज बेस्ड ऑन नॉन ओवरलैपिंग ट्रिपलेट्स ऑफ बेसिस, मींस जो हमारे बेसिस होते हैं उनकी ओवरलैपिंग नहीं होती, मींस वन अगर हमारे पास कार्बन एटम है, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो उन दोनों के बीच में कभी भी वो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा लेकिन उसको ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। सो दैट आर कॉल्ड कोडोन्स, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, कोडोन्स बोलते हैं, जो नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, triplets of bases. And Hargobind Khurana and other discipline the genetic code not long afterward, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अदर डिसिप्लिन है वो जेनेटिक कोड के नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड दीज फाइंडिंग रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इन जो ये साइंटिस्ट थे, जो जेनेटिक कोड हमारे पास ड्राइव हुआ, डीएनए ड्राइव हुआ, सो दीज आर जस्ट सेइंग अबाउट द बर्थ ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। थैंक यू, दिस इज योर लेक्चर।